के साथ करेंगे अररिया से बड़ी खबर। अज्ञात बीमारी से बच्चों की मौत का मामला, सैंपल लेकर पटना लौटी है सर्वेक्षण टीम। कल शाम तक सरकार को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट कि आखिर बच्चों की जान क्यों जा रही है, कैसे जा रही है। ब्लड की कमी और कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। सर्वेक्षण टीम की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। मच्छर, लार्वा, पानी, चूहे का सैंपल भी टीम लेकर गई है। रानीगंज के चिरवाहा में अज्ञात बीमारी से अब तक 5 बच्चों की जान जा चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अररिया से बता रहे हैं, जहां टीम पहुंची और सभी सैंपल्स को लेकर वापस पटना लौट आई है। उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाएगी कि आखिर बच्चों की सेहत इतनी क्यों बिगड़ी हुई है, कि क्या क्या वजहें हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, ये पता लगाने की कोशिश विभाग की टीम की तरफ से की जा रही है। कल शाम तक ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। में अज्ञात बीमारी से मौत मामले में दरअसल पटना की टीम जो है सैंपल लेकर वो निकल चुकी है गांव से और कल सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी जांच के बाद। और बताया जा रहा है कि एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम या जापानीज इंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस जैसी कई तरह की बीमारी की संभावना बच्चों में हो सकती है। तो गांव से मच्छर, लार्वा, पानी और चूहा का सैंपल लेकर जो है डॉक्टर की टीम यहां से गांव से रवाना हो गई है। और तस्वीर में दरअसल साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि रानीगंज के चिरवाहा महादलित टोले के वो बच्चे हैं, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर 15 बच्चे जो है वो कुपोषित हैं, जिसमें कि 4 बच्चे जो है अति कुपोषित बताए जा रहे हैं। और ICDS जो बाल विकास परियोजना का जो सूचना है, सरकार को जो प्रशासन को जो रिपोर्ट सौंपा गया है, उसके मुताबिक 15 बच्चे जो है यहाँ पर कुपोषित हैं। डॉक्टर का टीम जो है यहाँ से 2 ठो चूहा पकड़ के ले गया, 1 ठो छुछुन्नर ले गया है, नाद में से कीड़ा ले गया है पकड़ करके, मच्छर ले गया है पकड़ करके, यही सब ले गया। पानी ले गया है, ट्यूबवेल का, नल जल का भी पानी ले गया है जांच में। अब क्या कब बताता है पता नहीं। आंगनबाड़ी केंद्र इस वार्ड में नहीं है? नहीं है, आंगनबाड़ी है इस वार्ड में, बहुत दूर में है, 4.5 किलोमीटर। हाँ, बीच में नदी है। अच्छा। उस नदी में कैसे जाएगा तब आंगनबाड़ी का लाभ वगैरह नहीं मिलता? नहीं, इधर कहाँ मिल रहा है आंगनबाड़ी का। वो बच्चे जो है डिलीवरी परसेंट उन्हीं को देता है, इधर 2 महीना से नहीं मिला है। इनर्जित ऋषि। तो अज्ञात बीमारी से जिस टोले में मौत हुई है, वहां के ग्रामीणों ने, यहाँ के बच्चों ने, यहाँ की महिलाओं ने जो है आंगनबाड़ी का मुंह तक नहीं देखा है और न ही इसका कोई लाभ उठा सके हैं। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, रानीगंज, अररिया। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ऑपरेशन के बाद पहली तस्वीर सामने आ गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी तस्वीरों को साझा किया है। अपनी पोस्ट में लालू यादव की तस्वीर साझा करते हुए उनकी बेटी ने लिखा कि अब उनके पिता बिल्कुल ठीक हैं। आपको बता दें कि मुंबई के एक अस्पताल में लालू प्रसाद की सफल एंजियोप्लास्टी की गई है। तो तस्वीरें आप लालू प्रसाद यादव की देख पा रहे हैं। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। तेजस्वी के वादे पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तंज कसा। तेजस्वी रात के बदले दिन में ही स्वप्न देखते हैं। बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। कोई रात को स्वप्न देखता है, तेजस्वी जी दिन को स्वप्न देख रहे हैं, तो स्वप्न देखने में क्या मना है, देखते रहे वो। और विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो देशद्रोही काम कर रहे हैं, बाहर जाकर अच्छी बातें कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से दिए गए बयानों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी गलियारों में अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि विदेश में भारतीय नीति को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा था, जिसके बाद से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेदिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है। तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है, अच्छी बातों को कहना चाहिए जा करके। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जबकि गड़बड़ी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है।
आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं। 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। और समस्तीपुर की रहने वाली विद्या को सरकार से मदद की दरकार है। दरअसल विद्या पैरा टेबल टेनिस की इंटरनेशनल खिलाड़ी है। कई बड़े टूर्नामेंट में भाग ले चुकी है और मेडल भी अपने नाम कर चुकी है। दरअसल विद्या को एक स्पोर्ट्स व्हील चेयर की आवश्यकता है। जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समस्तीपुर के सर्किट हाउस पहुंचे तो उनसे गुहार लगाने के लिए वो भी वहां पर पहुंची। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने मदद का भरोसा दिया है। हम लोग गंभीरता से लेके इनका समाधान करेंगे और खेलो इंडिया के तहत हर खिलाड़ी के प्रतिभा का सम्मान हम सब की जिम्मेवारी है। सब लोग मिल करके शासन प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी सब अपने प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर हम लोग दें। हम इनकी बातों को गंभीरता से लेकर समाधान। समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड की रहने वाली विद्या कुमारी जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और दिव्यांग हैं। एक तरफ जहां ओलंपिक में जो तमाम दिव्यांग खिलाड़ी हैं वो धूम मचाए हुए हैं और ये अपने खेल को निखारने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और इन्हें कुछ आवश्यकता है जिसको लेकर के वो यहाँ पे गुहार लगाने के लिए पहुँचे हैं। उप मुख्यमंत्री आए हुए हैं उनसे और हम इनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आवश्यकता है और किस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं। यस सर, मेरा नाम विद्या कुमारी है। मैं विभूतिपुर की सिंघिया घाट की रहने वाली हूँ। मैं इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हूँ। तो मुझे अपने गेम को और अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे उसके लिए मुझे एक स्पोर्ट्स व्हीलचेयर की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं अभी आई हूँ और उप मुख्यमंत्री सर से मिलने के लिए कि सर प्लीज़ हमें व्हीलचेयर प्रदान कीजिए और जिससे कि मैं अपना गेम इम्प्रूव कर सकूं और अपने राज्य, अपने बिहार राज्य और अपने देश का नाम रोशन कर सकूं। विद्या है जो जिन्हें ज़रूरत है सरकार के सपोर्ट की और इनकी इच्छा है कि आगे जो पैरा गेम से जुड़ा हुआ एशियन गेम होने वाला है उससे और ओलंपिक का ये हिस्सा बने, उसमें भाग ले और अपने देश और राज्य का नाम रोशन करे। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और अगली खबर नवादा से, जहां सुंदरा गांव इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गांव में अगर आपको एंट्री लेनी है तो आपको अपना आधार कार्ड दिखाना होगा और कार्ड दिखाए बिना किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। गांव वालों ने ये फैसला चोरी की घटनाओं के बाद लिया है। चोरी की घटना से परेशान गांव वालों ने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने ही कंधों पर ली है। गांव वाले गांव में रात के समय पहरा दे रहे हैं। सुंदरा गांव में 3 सितंबर की रात को बसंत कुमार के घर पर चोरी हुई थी, जिसके बाद से ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। चोरी की इस घटना के बाद ग्रामीणों ने एक बैठक की और गांव की सुरक्षा का फैसला ले लिया। फिर से पहरा देते हैं। प्रतिदिन रात में चोरी हुआ था इसलिए पहरा देते हैं। मेरा गांव में कोई भी रात में प्रेस करता है उसका आधार कार्ड चेक करते हैं। चेक करने के बाद भी पहचान होता है तो उसको आने के लिए अंदर दिया जाता है। और इसी बीच सासाराम से बड़ी खबर आपको बताएं, 58 साल के शख्स की हत्या कर दी गई है। लौरिक सिंह यादव की चाकू मारकर हत्या की गई। पुरानी रंजिश में चाकू मारकर हत्या की खबर है। मृतक की बहू पर चाकू से हमला, चाकू मारकर आरोपी मौके से फरार हो गया। काराकाट थाना के धर्मांगत परासी की पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं, जहां पुरानी रंजिश में चाकू मारकर हत्या करने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि काराकाट थाने के धर्मांगत परासी की ये घटना है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटे हुए हैं। और अगली खबर बांका से, जहां पब्लिक स्कूल में 7वीं क्लास की छात्र से बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। मामला रज्जौन के धौनी के निर्मल मातृ छाया पब्लिक स्कूल के छात्रावास की है। चोरी का आरोप लगातार 7वीं के छात्र शिवम कुमार की पिटाई की गई और स्कूल के व्यवस्थापक प्रीतेश चौधरी और श्रवण चौधरी पर बेरहमी से डंडे से पिटाई का आरोप लगा है। पूछताछ करने पर स्कूल व्यवस्थापक ने गोदरेज खोलने के आरोप में पिटाई करने की बात करी। अब घटना को लेकर पीड़ित छात्र की मां के लिखित बयान पर स्कूल के
व्यवस्थापक के खिलाफ रजौन थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। हमारे साथ में मारपीट कौन किया है? जिसका नाम असली नाम है जयशंकर चौधरी, सब कहते हैं जयकांत जयशंकर चौधरी। जयशंकर चौधरी वो कहाँ का रहने वाला है? पिपराटी का। अच्छा, क्यों पिटाई तुम्हारा किया? वो हम रात में पानी भर के जा रहे थे तो 2-4 लड़का ऑफिस में था, गोदरेज खोला तो हमको ही बुलाया, उसी में वो लोग बोला कि हमको फंसा दिया, उसी में वो मेरा कंप्लेंट दर्ज कर दिया। अब किस चीज़ से पिटाई किया है तुम्हारा? बांस का कच्चा। बांस के कच्चा। और इस बीच मोतिहारी से अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मासूम बच्चे के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। गांव के ही 6 मंजिलों पर गंभीर आरोप लगा है। दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपी को दबोचा। 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं, जहां गांव के ही 6 मंजिलों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और बच्चे के साथ दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि इसका वीडियो भी वायरल कर दिया गया। 3 आरोपी को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है, धर दबोचा है और 3 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभी भी लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गांव के ही 6 किशोर पर यह आरोप लगा है। मोतिहारी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजघरी के आसपास की ये पूरी घटना है। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई और 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन 3 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाशी अभी भी लगातार जारी है। पुलिस की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जा सके। अगली खबर किशनगंज से है, जहां घूसखोरी के आरोप में सस्पेंड कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय में काम करता पाया गया। जब आरोपी कर्मी से इस पर सवाल किए गए तो उसने कहा कि चार्ज देने के लिए आए हैं, लेकिन जिनको चार्ज देना है वो अभी है ही नहीं। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने कैमरे पर जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उमेश चौधरी चार्ज देने आए थे। में हो रही है, ये सब मामला समझ में आ रहा है कि एक व्यक्ति जो सस्पेंड होने के बावजूद भी यहाँ पे कार्यरत है, अपने चेंबर में बैठ रहा है, अपने कुर्सी पे बैठ रहा है और सारे काम को अंजाम भी दे रहा है सस्पेंड होने के बावजूद भी। ये सवाल है बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से। अब सस्पेंड हैं फिर काम कर रहे हैं सर? काम नहीं कर रहे, हम चार्ज दे रहे हैं। काम कर रहे हैं तब से देख रहे हैं सर, लगातार 2 दिन से आप यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। चार्ज नहीं देंगे? बोलिए, आप लोग तो चार्ज नहीं देते हैं, हम बंद कर देते हैं। सरकारी रिकॉर्ड है, चार्ज देना पड़ेगा ना। फिलहाल आप तो सस्पेंड है ना सर, इसमें सस्पेंड में सस्पेंड है तो फिर नहीं, अकेले भी ऑफिस में क्या करें? अकेले क्यों कर रहे हैं? अभी चार्ज नहीं, क्योंकि सस्पेंड के आप एक काम जो कर रहे हैं तो अकेले कैसे कर रहे हैं हम? चार्ज। अगली खबर की ओर, सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी और आज शाम तक केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का अपराधी बताते हुए इस्तीफे की मांग कर दी है। बेल पर बाहर आ रहा है। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को? अरविंद केजरीवाल की जमानत मिलने पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने कहा कि जमानत न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे कोई दोष मुक्त नहीं हो जाता। फिर भी कोर्ट के फैसले को सभी को सम्मान करना चाहिए। जमानत बराबर न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, इससे कोई भी व्यक्ति दोष मुक्त नहीं हो जाता है। फिर भी अदालती फैसलों पर हमारी पार्टी प्रतिक्रिया नहीं देती है। इस फैसले का सभी पक्षों को सम्मान करना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बहराइच के जैसे ही इन दिनों सियार का आतंक बिहार के कई जिलों में नजर आ रहा है। सियार के काटने से हो रही मौत से लोगों में दहशत है, तो घायल लोग इलाज के लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक के बाद अब बिहार के भी कई जिलों में जानवरों का आतंक है। मुजफ्फरपुर में सियार का आतंक है। खौफ से लोग रात भर जगकर पहरेदारी कर रहे हैं। मुशहरी प्रखंड के सुस्ता पंचायत में गांव की युवाओं की टोली रोज हाथों में डंडा लेकर गांव के चौराहों पर इकट्ठा होती है और वहां से टुकड़ियों में बंटकर पूरे गांव में भ्रमण पर निकल जाती है। हालांकि बीते दिनों दुर्घटना में एक सियार की मौत हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में सियार देखा जा रहा है। और अगले दरवाजे पे लाठी वगैरह जरूर रखें। लोगों को इतना घबराहट हो रहा है कि हम क्या बताएं। आज रात हो रही है, अभी हम लोग आधी रात से जागे हुए हैं, करीब 12-1 बज रहा है, लेकिन लोग देखिए किस तरीके से डरा हुआ है। लोगों से बात की गई तो जिला प्रशासन के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। लोगों ने कहा कि जब सियार ने काटा तो इलाज कराने के लिए भटकना पड़ा। और स्वास्थ्य विभाग तो बिल्कुल फेल है। ये लोग जाते हैं सदर हॉस्पिटल इलाज कराने, तो वहाँ से मेडिकल भेजा जाता है, मेडिकल से सदर हॉस्पिटल भेजा जाता है, और ना कोई टीम आज तक यहाँ पे आके इन लोग को ड्रेसिंग ये सब भी किया। छपरा के दाऊदपुर के कोरा गांव में सियार ने आतंक मचा दिया है। बुधवार की रात सो रही एक बच्ची को सियार ने उठा लिया। खोजबीन के दौरान घर से कुछ मीटर की दूरी पर संदिग्ध हालत में बच्ची का शव बरामद किया गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है। जानकारी के मुताबिक 2 साल की बच्ची अपनी मां के साथ सो रही थी और बेटा भी मां के बगल में सोया था, लेकिन रात के करीब 3 बजे सोकर उठी मां ने बच्ची को गायब देखा तो बच्ची की खोज की गई तो बच्ची का शव सियार के झुंड के पास बरामद किया गया। आदमखोर सियार की इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। इधर मुंगेर में दरियापुर मंदिर टोला में सियार ने 5 लोगों को घायल कर दिया है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। सियार की दहशत से ग्रामीणों की नींद उड़ गई है। सियार की दहशत से ग्रामीण रात भर रखवाली कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो सियार के हमले से 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। हुआ मोहल्ला की इधर देखे कि 4-5 आदमी को काट के सतारी कोर से आया, फिर मेरा जो मौसी जो है बड़े में इनको 4-5 जगह काट लिया। उनके बाद फिर सतारी के इलाके तरफ भाग गया। फिर 15-16 आदमी को इधर काटा है। अच्छा, तो सबको कहाँ यहाँ इलाज के लिए लाया गया है? हाँ, सही अस्पताल लाए, अस्पताल लाए खड़गपुर। अभी 3-4 को लाए हैं और कुछ लोग गांव में आसपास में इलाज चल रहा है। हाँ, गाँव में चल रहा है। मधुबन दरियापुर से मामला आ रहा है कि गीदड़ काट लिया है 3-4 लोग, जिसमें सब बुजुर्ग लोग हैं और एक यंग लड़का है 25 साल के लगभग का है। बाकी महिलाएं हैं जो कि 60 साल की हैं और 2 जगह बाइट किया है। हर पेशेंट को 2 बाइट किया है। तो हमने अभी दवाइयाँ दे दी है, फर्स्ट एड करवा दिया है और एंटी रेबीज का वैक्सीन लगेगा उनको। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, छपरा से संतोष गुप्ता और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर कानपुर से आपको बताएं, जहां छेड़छाड़ के आरोप में गुस्साए लोगों ने रेल कर्मचारी को चलती ट्रेन में ही पीट कर जख्मी कर दिया, मार डाला। रेलवे कर्मचारी पर एसी कोच में एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप था। आरोपी रेलवे में 4th ग्रेड का स्टाफ बताया जा रहा था। बरौनी दिल्ली हमसफर क्लोन स्पेशल ट्रेन की ये घटना है। ट्रेन बिहार से दिल्ली की ओर जा रही थी और पीड़ित लड़की की मां की शिकायत पर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया गया था। क्लोन स्पेशल ट्रेन में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के अधिकारियों से लेकर यात्रियों के बेहोश फाख्ता कर दिए। दरअसल पूरा मामला क्लोन स्पेशल ट्रेन का है जो बिहार से दिल्ली जा रही थी। लखनऊ में पहुंचने के बाद एक रेलवे कर्मी पर यह आरोप लगा कि उसने 9 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद सह यात्री अन्य पैसेंजर्स उग्र हो गए और उसकी जम के पिटाई की। 30 किलोमीटर तक इस सफर में लखनऊ से कानपुर के बीच में लगातार लोग उसे पीटते चले गए। तब तक पीटते रहे जब तक वो बेदम ना हो गया। इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों को जब लगी तो आनन फानन में उसे यहाँ लाया गया और यहाँ से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। अगली खबर पटना से आपको बताएं, जहां जेपी गंगा पथ पहले चरण के तहत दीघा से लेकर दीदारगंज तक बन रहा है और अब दूसरे चरण के तहत दीघा से शेरपुर नहीं बल्कि दीघा से कोइलवर तक तैयार किया जाएगा। दीघा से कोइलवर तक जेपी गंगा पथ 6 लेन का होगा और इसे बनाने के लिए डीपीआर पर काम भी शुरू किया जा चुका है। पहले दीघा से शेरपुर तक जेपी गंगा पथ दूसरे चरण के तहत बना था, लेकिन अब उसे कोइलवर तक विस्तार किया जाएगा। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की ये रिपोर्ट।
तहत दीघा से लेकर दीदारगंज तक काम जारी है। कंगन घाट तक जेपी गंगा पथ शुरू भी हो गया है। कंगन घाट से लेकर दीदारगंज तक लगभग 5 किलोमीटर का काम भी इस साल के अंत तक पूर्ण हो जाएगा और उसके बाद शुरू होगा जेपी गंगा पथ का दूसरा चरण। दूसरे चरण के तहत दीघा से लेकर शेरपुर तक जेपी गंगा पथ बनाने की योजना थी, जिसे अब बड़ा किया जा रहा है। यानी दीघा से लेकर सिर्फ शेरपुर नहीं बल्कि कोइलवर तक जेपी गंगा पथ को तैयार किया जाएगा और उसके मद्देनजर डीपीआर भी शुरू कर दिया गया है। डीपीआर बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभी तक जेपी गंगा पथ 4 लेन का है, लेकिन दीघा से कोइलवर के बीच ये 6 लेन का होगा। इसे कोइलवर में सोन पर बने नवनिर्मित पुल से जोड़ा जाएगा। बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड ने जेपी गंगा पथ के दूसरे चरण में कोइलवर तक विस्तार को लेकर डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है। डीपीआर तैयार होते ही पथ निर्माण विभाग में इसके निर्माण और इसके डिजाइन की प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। पहले चरण के तहत जेपी गंगा पथ दीघा से लेकर दीदारगंज तक बनाया जा रहा है। लगभग 20 किलोमीटर का ये सफर है, जिसमें 15.5 किलोमीटर यानी कंगन घाट तक जेपी गंगा पथ चालू हो गया है। वहीं दीघा शेरपुर कोइलवर तक लगभग 35.5 किलोमीटर के सड़क के निर्माण होने की मंजूरी मिली है और उसके तहत काम भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कोइलवर तक इसके विस्तार की घोषणा के बाद नए सिरे से डीपीआर बनाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरे चरण के तहत जो शेरपुर तक जेपी गंगा पथ बनना था, अब वो कोइलवर तक बनाने की योजना शुरू कर दी गई है और उसके लिए डीपीआर भी तैयार किया जा रहा है। अभी तक जेपी गंगा पथ 4 लेन का था, जो 4 लेन का यहाँ आप जेपी गंगा पथ देख सकते हैं, लेकिन अब दीघा से लेकर जो कोइलवर तक जेपी गंगा पथ बनेगा वो 6 लेन का होगा और उसके मद्देनजर डीपीआर भी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। यानी अब सिर्फ दीघा से लेकर दीदारगंज तक लोग जाएंगे तो बिना जाम में फंसे सफर पूरा नहीं कर पाएंगे, बल्कि कोइलवर जाना भी जेपी गंगा पथ होते हुए आने वाले भविष्य में आसान होगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं जमुई जिले में आज भी वैसे कुछ गांव हैं जहां आजादी के 77 साल के बाद भी बिजली के अभाव में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इन गांवों में अभी तक सरकार की बिजली का खंभा नहीं पहुंच पाया है। एक तरफ जहां बिजली लोगों की बुनियादी जरूरत बन चुकी है, वहीं इन गांव के लोग इसके बगैर ही कैसे गुजर बसर करते होंगे, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।